चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। JIGL के अंदर अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो कौन सा चैप्टर है? CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, है ना। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं, ठीक है। जरा बताइए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ लिया? मुझे लगता है हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं ना। आज हमें कहां से पढ़ना है? यहाँ से। ठीक है, शुरू करें। चलो, बाकी थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करा दूं। बताओ, CRPC इज द प्रोसीजरल लॉ रिलेटिंग टू व्हाट? क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल कोर्ट एंड क्रिमिनल्स। भारत के अंदर जब भी आप क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटी कौन होता है? जहां पे आपको पनिशमेंट होता है, जेल, जेल, फांसी। अगर इस सब की सजा है तो इसका मतलब वो कौन सा केस था? क्रिमिनल केस था, है ना। तो क्रिमिनल केस पहले जाता है IPC में। IPC इज द सब्सटैंटिव लॉ एंड CRPC इज द प्रोसीजरल लॉ, ये है ना। तो CRPC कभी अकेले नहीं चलेगा, ये हमेशा इसके आसपास कौन रहेगा? IPC, ठीक है। चलिए शांति से सुनिए। अब हमें 3 वर्ड पढ़ने हैं। कितने वर्ड पढ़ने हैं? 3। अब देखो ये 3 वर्ड यहां लिखा हुआ है, तीनों वर्ड लगातार, ये देखो लिखा ना, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, है ना। पहले तीनों के बीच में डिफरेंस बता दूं, उसके बाद तीनों के बारे में पढ़ाना शुरू करता हूं। चलिए अब एकदम शांत हो जाना। देखो इधर बोलो कौन कौन सा वर्ड है? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी आई है, ई है, इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है। अब बोलोगे आपने ऐसा क्यों लिखा? अब बात समझ में आ ही गया होगा। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एक जैसा हो सकता है, ट्रायल एकदम अलग है, ठीक है। अब समझना कैसे कैसे होता है। जब मैं उतारने के लिए बोलूं तो डिट्टो ऐसे उतारना जैसे मैंने बॉक्स बनाया। अब सुनो इधर देखो, हाँ जी सुनिए इधर देखो। होता क्या है, जब भी कोई ऑफेंस हुआ, कैसा ऑफेंस? अब हम CRPC पर रहे हैं तो क्रिमिनल ऑफेंस ही हुआ होगा। कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, उसके बाद आप गए पुलिस के पास। किसके पास गए? पुलिस के पास। और पुलिस के पास जाके आपने FIR दर्ज कराना चाहा। क्या दर्ज कराना चाहा? FIR, ठीक है। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। पुलिस ने क्या दर्ज कर लिया? FIR। तो सुनिए, अगर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया, ठीक है, पुलिस ने क्या कर लिया? FIR दर्ज कर लिया, तब अब पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन। पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के वो कोर्ट में सौंप देगा, और कोर्ट में फिर शुरू होगा ट्रायल। क्या शुरू होगा? ट्रायल। तो ट्रायल हमेशा कहां होता है? कोर्ट में। ये हो गया अंडर कोर्ट। इन्वेस्टिगेशन किसने किया? बाय पुलिस। घूम फिर के सब ट्रायल पे ही पहुंचेगा। अब दूसरा रूट, अब बोलोगे सर इंक्वायरी वाला रूट होगा पक्का? यस। पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया। जानते हैं पुलिस पे बहुत आरोप होते हैं ऐसे कि पुलिस जल्दी से FIR दर्ज करती नहीं है। तो पुलिस डज नॉट रजिस्टर FIR। तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं। डायरेक्टली कहां जा सकते हैं? कोर्ट में, है ना। तो डायरेक्टली कहां चले गए आप? कोर्ट। अब कोर्ट क्या कराएगा? सो सुनो, कोर्ट करवाएगा इंक्वायरी। कोर्ट करवाएगा इंक्वायरी।
अब इस इंक्वायरी में हो सकता है कि पुलिस को ही ऑर्डर दे कि एफआईआर लिख, और नहीं तो भाई तूने एफआईआर नहीं लिखा और ऐसी ऐसी बातें मेरे सामने आई हैं, अब हम इंक्वायरी करवा रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, या तो हम सीधा करा लेंगे या हम तुम्ही को बोलते हैं इंक्वायरी करके दो और हमें रिपोर्ट दो। रिपोर्ट देने के बाद फिर यहाँ से क्या शुरू होगा? ट्रायल। तो घूम फिर के सब कहाँ जाना है? ट्रायल में जाना है, अंडर कोर्ट। तो इसका मतलब देखो ये वाला तो कॉमन रह गया, इसके ऊपर या तो इन्वेस्टिगेशन होगा या इंक्वायरी। बस ये कि इन्वेस्टिगेशन हुआ तो किसने किया? पुलिस ने। इंक्वायरी है तो किसने किया? कोर्ट ने। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूँ? ये समझ में आया कैसे कैसे हुआ? तो इसका मतलब सुनिए, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में या तो ये होगा या ये होगा, या तो ये 1 या 1A। अरे ये और हो गया ना, 1 या 1A। उसके बाद 2 तो दोनों में ही कॉमन। अरे समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? तो ट्रायल तो हर जगह होगा, ट्रायल तो हर जगह होगा। अब उससे पहले या तो इन्वेस्टिगेशन होगा या इंक्वायरी होगा। और डिफरेंस भी तुम्हें समझ में आ गया। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी? पुलिस। और इंक्वायरी कौन करवाएगा? कोर्ट। जनरली इंक्वायरी कब होता है कोर्ट का? जब आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता, या और भी चीजें, एफआईआर दर्ज हुआ है लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे कोर्ट को विश्वास नहीं है, तो कोर्ट अपना इंक्वायरी करवाता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूं? ये क्लियर समझ में आ गया? तीनों वर्ड में रिलेशन बन गया, अब समझ में आ गया। इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक इंक्वायरी। ट्रायल तो हर जगह। अरे ट्रायल तो भाई कोर्ट में केस होगा ना भाई, कोर्ट में केस होगा। अब ट्रायल से पता चलेगा कौन गलत कौन सही, क्या सजा होना है क्या सजा होना नहीं है। तो ट्रायल जो है वो फाइनल स्टेज है, इट्स द फाइनल स्टेज। और ये हमेशा कहाँ होगा? कोर्ट में। हाँ, लेकिन उससे पहले प्रिलिमिनरी में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो पुलिस कर दे इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उससे कोर्ट खुश नहीं है, तो कोर्ट भी अपना इंक्वायरी करवा सकता है। क्लियर है? तीनों वर्ड के बीच में रिलेशन समझ में आ गया आपको? अब उतारो इसको, फिर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाना स्टार्ट करूँ। अभी बहुत बात है, अब इसके लिए पूरा एलएलबी में घुसना पड़ेगा। शूट एट साइट, देखते ही गोली मार दो, उसके बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं। शूट एट साइट जो है वो भी एक तरीके का देखा जाए तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। देखते ही गोली मार दो, तो देखा जाए तो फांसी से भी गलत हो गया, नहीं हो गया? आप में से कितने बच्चे एलएलबी कर रहे हैं? अरे तुम लोग को पहली क्लास में बोलता हूँ एलएलबी करो। अच्छा बीकॉम में बैठ के हुए हैं, ठीक है, चलो बीकॉम के बाद एलएलबी कर लेना। अरे वो तो छिपा कर लेते हैं, बताऊंगा अलग से, है ना। प्रोफेशनल के जो बच्चे सब हैं हमारे यहाँ वो सब कर रहे हैं एलएलबी, उन लोग का एलएलबी मैंने स्टार्ट करवा दिया। CS प्लस एलएलबी डेडली कॉम्बिनेशन, है ना। सारे बच्चे लिख रहे हैं उसमें, देखो ऑनलाइन में एलएलबी कहाँ से करवा रहे हैं सर? पहले अपना वो कर लो तुम लोग, मैं क्या करवाऊंगा, मैं सिर्फ एडवाइस करता हूँ। यस, CRPC हर जगह लगेगा, यस। अरे तो वो पुराना लगा हुआ है, अब तो सब पे लगेगा ना। एक्सेप्शंस क्रिएट हुआ है वो, लेकिन जनरली देखा जाए तो पहले जनरल रूल क्या लिखता है? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया। बाद में एक्सेप्शन क्रिएट करता है। आपको मालूम है कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट में भी हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। वो पुराना कंपनीज एक्ट 1956 जो होता था वही सिक्किम मुकिम पे नहीं लगता था वो, तो एक्सेप्शंस क्रिएट हो सकते हैं। अब तो जम्मू एंड कश्मीर पूरा इंटीग्रल पार्ट है, और इंटीग्रल पार्ट ही नहीं है, अब आपको पता चला होगा यहाँ के लोग भी अगर वहाँ 1 साल रह जाएं तो वहाँ के वोटर बन सकते हैं।
जी, जैसे दिल्ली का कोई आदमी उधर 1 साल जाके रह गया तो वहाँ का वोटर बन सकता है वो। तो ये अच्छा है ना, हाँ ये अच्छा है ना कि मर्ज अच्छे से करो भाई, जैसे देश का हर राज्य ऐसे वो भी। मुझे तो आज तक ये नहीं लगा कि पहले के सरकारों ने उसको स्पेशल स्टेटस दिया क्यों। स्पेशल स्टेटस दे दे के इतना स्पेशल बना दिया कि जब जाओ उधर तो बस। है सिम भी, हाँ हाँ अभी है, देखो आगे क्या होता है। वैसे ठीक है, मालूम है कोई तो ऐसा जगह देश में हो जहां पर हम जाए घर वाले का फोन ना आए। अब पोस्ट पेड चलता है मुझे मालूम है, पर हम लेंगे क्यों, है कि नहीं। कुछ लोग वैष्णो देवी का नाम लेके कहीं और निकल जाते हैं, घर वाले को लगता है बेटा वैष्णो देवी गया हुआ है। और ये सब पकड़ाया कब मालूम है, कोरोना में। ये लोग क्या कहा, वैष्णो देवी का नाम लेकर निकला और निकल गया इंटरनेशनल, और उधर ही फंस गया। तो मम्मी पापा को लग रहा है वैष्णो देवी से अभी तक आया नहीं, तो मालूम चला वो किसी आइलैंड पर अटका हुआ है। चलिए हटाऊं, आइए सबसे पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, इंक्वायरी। सबसे पहले बताइए इंक्वायरी, अरे शांत शांत क्यों बात कर रहे हो। इंक्वायरी भी कोर्ट करवाता है, ट्रायल भी कोर्ट करवाता है, पर दोनों में डिफरेंस है। यस, ट्रायल से पहले इंक्वायरी होता है। तो ये लिखा इंक्वायरी का मतलब हर तरीके की इंक्वायरी, वह क्या डेफिनेशन है। इंक्वायरी का मतलब हर तरीके की इंक्वायरी। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, ट्रायल से अलग, क्योंकि ट्रायल तो थर्ड है ना, या सेकेंड। अपने वाले एग्जाम्पल में कितना था, सेकेंड। कंडक्टेड बाय दिस कोर्ट बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। देखो आ गया, इंक्वायरी भी कौन करवाता है, कोर्ट। क्या इंक्वायरी और ट्रायल अलग अलग होता है, यस तुमने देखा ही था। इंक्वायरी अगर देखोगे तो उसकी बराबरी आप इन्वेस्टिगेशन से कर सकते हैं, ट्रायल तो हमेशा ही अलग है, ट्रायल तो हमेशा ही अलग। आइए, क्या इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। जुडिशियल क्यों हो गया, क्योंकि कोर्ट करवा रहा है। इंक्वायरी ट्रायल से वाइडर है, इंक्वायरी ट्रायल से क्या है, वाइडर। और याद रखिएगा इंक्वायरी रुकते ही क्या शुरू हो जाता है, ट्रायल। मेन तो इंक्वायरी में टाइम लगता है ना, ट्रायल में क्या ही टाइम लगेगा। अगर इंक्वायरी अच्छे से हुई है तो तुरंत डिसीजन आ जाएगा। नहीं, आ गया हो। इन्वेस्टिगेशन बताओ तो कौन है भाई। तो ये इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव होता है क्या, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। आपने देखा होगा पुलिस पहुंचती है क्राइम सीन पे और वहां पे एविडेंस कलेक्शन करती है। जैसे कोई सबूत किसी का गिर गया हो, है ना, नाइफ गिर गया हो, बंदूक गिर गया हो, कुछ भी, पैर के निशान, हाथ के निशान, ये सब नहीं ले जाते हो। तो दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करती है एग्जैक्टली, पुलिस। कहाँ लिखा हुआ है, कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। तो इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन, लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। जैसे आरओसी, अब आरओसी मजिस्ट्रेट तो नहीं है। अरे आरओसी भी तो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, क्यों। कंपनी लॉ में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, होता है। क्यों, सिक्योरिटी लॉ में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, तब तो याद रखिए इन्वेस्टिगेशन हमेशा कौन करेगा, पुलिस, या मतलब इन टोटली एग्जीक्यूटिव। जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है ये, कौन सी प्रोसीडिंग है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलिए अब आ जाओ ट्रायल। मेन तो ट्रायल ही है भाई। ट्रायल से क्या पता चलता है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस, कौन गुनहगार और कौन बेगुनाह, ये पता चलता है। मतलब ये फाइनल है, ये क्या है, फाइनल, यही ना। चलिए आगे, अब इन तीनों के बीच में थोड़ा सा लिंक बनाओ। सबसे पहले बताइए फर्स्ट स्टेज क्या होगा, या तो इन्वेस्टिगेशन होगा या क्या होगा, इंक्वायरी। ठीक है, इन्होंने सेकेंड स्टेज में इसको क्यों साथ में ले लिया मालूम है, क्योंकि दोनों कोर्ट है, दोनों क्या है, कोर्ट। लेकिन अगर हम 2 और 2A कर सकते हैं, 2A हमेशा क्या रहेगा, ट्रायल, और 2 क्या रहेगा, इंक्वायरी। और उस लिहाज से देखो तो सेकेंड स्टेज में या तो ट्रायल होगा या इंक्वायरी। देखो यहाँ लिखा है ना, मजिस्ट्रेट मे डील विद द केस हिमसेल्फ, लिखा है ना। तो इसका मतलब पहले, मतलब पुलिस कहीं थी नहीं, शुरू से कौन था, कोर्ट, मजिस्ट्रेट। तो पहले इंक्वायरी करवाया, इंक्वायरी कराने के बाद क्या हुआ, ट्रायल। सबसे लास्ट में हमेशा क्या होगा, ट्रायल। याद रखिएगा अगर क्रिमिनल केस है तो ट्रायल कहाँ होगा, सिविल केस होता तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में।
चलिए भाई, अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कौन कौन सा है। इंक्वायरी का मतलब ये मैंने बता ही दिया था, हर इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, जो कौन करवाता है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर कलेक्शन ऑफ एविडेंस करने के लिए कौन जाता है, पुलिस ऑफिसर या कोई और पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट क्या करे, ऑथराइज करे। आगे इंक्वायरी कौन करवाता है, हमेशा मजिस्ट्रेट और कोर्ट। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कौन करवाता है, पुलिस ऑफिसर या एनी अदर पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट क्या करे, ऑथराइज करे। बस मजिस्ट्रेट खुद नहीं होना चाहिए, खुद हो जाएगा तो इंक्वायरी हो जाएगा ना वो, ये ना। इंक्वायरी क्या होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल नहीं है, एग्जीक्यूटिव है। इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सच्चाई का पता लगाना, सच्चाई का पता लगाना। जैसे हो सकता है इन्वेस्टिगेशन हुआ हो लेकिन जज को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर शक हो, तो ये जानने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हो सकता है आपका एग्जैक्टली इंक्वायरी। या मालूम चला पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं, सीधा ही क्या हो रहा है, इंक्वायरी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, एविडेंस कलेक्शन, ये पता करने के लिए कि ऑफेंस हुआ है या नहीं। इंक्वायरी एक वेग र्यूमर पे भी हो सकता है। वेग का मतलब, हाँ मतलब ऐसे ही मालूम चला मार्केट में सिर्फ हल्ला गुल्ला है और उसके बारे में अभी पूरा पता नहीं है। पर इन्वेस्टिगेशन तभी जनरली होगा जब पुलिस को सच में ऐसा लग जाएगा कि हाँ लगता है ऑफेंस हुआ है और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। चलिए हेडिंग बोलो। अरेस्ट ऑफ ए पर्सन विदाउट वारंट, विदाउट वारंट होते ही कॉग्निजेबल ऑफेंस बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही अरेस्ट विदाउट वारंट होता है या उसके अलावा भी कुछ है, उसके अलावा भी है। आप देखिए पहले में कॉग्निजेबल ले लिया, लेकिन कॉग्निजेबल के अलावा भी तो नीचे है, बी सी डी ई एफ जी एच आई भी, आई के नीचे देखो तो आई है बस, तो गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 9 में कॉग्निजेबल छोड़ के बोल रहा हूँ। कॉग्निजेबल का तो मतलब ही यही है कि वहां पर क्या होगा, अरेस्ट विदाउट वारंट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही ऐसा नहीं होता, कॉग्निजेबल में तो ऐसा होता ही है कि विदाउट वारंट आपको क्या कर लेगा, अरेस्ट। लेकिन कॉग्निजेबल के अलावा भी 8 और पॉइंट ऐसे हैं जहां पे आपका अरेस्ट हो सकता है विदाउट वारंट। ये मतलब हुआ ना। तो देखा जाए बाय नेचर ये 9 के 9 कॉग्निजेबल हैं एक तरीके से, है ना। तो पहले में ले लिया कॉग्निजेबल कि अब जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जाएंगे आप, वहां पे भी बोला है कॉग्निजेबल। कंपनीज एक्ट में बोलेंगे एसएफआईओ के बाद जितने भी केस जाएंगे वो क्या हो जाते हैं, कॉग्निजेबल। तो वो सब तो ए में फॉल कर गया, और ए के बाद 8 और बताया गया है जहां पे वो कॉग्निजेबल ही माना जाएगा, और आपका इन 8 में क्या हो सकता है, अरेस्ट विदाउट वारंट। आइए कौन कौन से केसेस हैं। सबसे पहला, अगर आपके ऊपर क्या चीज का आरोप है, हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग का मतलब घर तोड़ना है, क्या करना, घर तोड़ना। डकैती समझते हो, डकैती अब आजकल तो थोड़ा कम होता है, अभी लॉ बहुत पुराना है। आपको मालूम होगा सेंध काट के, सुना होगा सेंध काटना, सेंध लगाना। क्या करेगा, जैसे घर है, घर का इतने दूर का ईंट निकाल देगा और वो घुस जाएगा और सारा सामान निकाल के ले जाएगा। सुरंग बना के घुस जाते हैं, मालूम है ना, बड़ी बड़ी डकैती इस तरीके से होती है। तो ये सब हो गया क्या एग्जैक्टली, हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग का अगर आप पे आरोप है तो अरेस्ट विदाउट वारंट। गांव में ये सब खूब होता है डकैती, शहर में तो अलग तरीके के डकैत है ना, पढ़े लिखे होते हैं, है ना। देखा ना नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, फोन फोन करके जाम तारा, जाम तारा। एक बार तो मैं फंसते फंसते बचा था, मुझे कोई काम था कोटक बैंक से, तो कोटक बैंक का नंबर नहीं मिल रहा था, तो मैंने ना गूगल से उठा लिया, उसको फ़ोन किया, कहाँ सर अभी तुरंत आपका प्रोसेस कर रहे हैं, बस आपके पास एक ओटीपी जाएगा बताइए। मैं बिजी रहता हूँ, मैंने ओटीपी बता भी दिया। उसके बाद फिर मैंने स्टाफ, मेरा मैनेजर आ गया, मैंने उसको बोला कि अब देखो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। तो जब मेरे मैनेजर के पास पहुंचा तो मैनेजर दिमाग लगाना स्टार्ट किया, उससे फिर ओटीपी मांगा तो उसने ओटीपी दिया नहीं। तो ओटीपी जब नहीं दिया तो उधर से फ्रस्ट्रेट हो गया। अब फ्रस्ट्रेट जब हो गया तो हाँ गाली गलौज करने लगा कि अरे आप ओटीपी दोगे तभी तो करूँगा, ये वो ऐसे करके। कहा इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, फिर मेरे पास बात आई कि सब बड़ा गुस्सा होकर बोला। मैंने गुस्सा हो क्यों बोलेगा वो,
फिर किसी तरह, नहीं तो उस दिन तो मेरा अकाउंट साफ होना ही था, किसी तरह मैं बचा। और उस वो दिन है और आज का दिन है, अब मैं कभी ये गलती नहीं करूंगा। ओटीपी तो मुझे किसी को देना ही नहीं है, ये भी आप लोग को मैं बता दे रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना, समझे ना। का अकाउंट क्या साफ कर लेगा सर, उसको उल्टा दे के जाना पड़ेगा, है कि नहीं। अगला ऑफेंडर। ऑफेंडर का मतलब आप साबित हो गए हैं कि आप क्या हैं, गुनहगार हैं। आप क्या हैं, गुनहगार। लिखो गुनहगार। आप गुनहगार साबित हैं, चाहे आईपीसी के अंदर, सीआरपीसी के अंदर, या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको क्या साबित किया है, गुनहगार। गुनहगार जो साबित है, जो गुनहगार है उसको तो भाई सीधा अरेस्ट होगा विदाउट वारंट। अरे भाई जब गुनहगार साबित हो गए तो अब क्या, अब तो अरेस्ट होगा। अगला सुनिए, आपके पास कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं जिसको देख के लग रहा है कि तुम्हारा तो नहीं होगा। जैसे मालूम चला मेट्रो के बगल में एक भिखारी बैठा हुआ है और भीख मांग रहा है आईफोन पे वीडियो चला के। जैसे आप गए आईफोन पे वीडियो और उसमें बोल रहा है कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो, ऐसे कर रहा है। साफ देख के लग रहा है कि वो उसका नहीं होगा, वो चोरी ही किया होगा। या और भी कोई चीजें, डायमंड है उसके पास या कुछ चीजें ऐसी हैं, तो याद रखिएगा उस केस में भी आपका अरेस्ट हो सकता है विदाउट वारंट। अगला देख लो इधर, हाँ जी, पुलिस ऑफिसर को पुलिस की ड्यूटी करने में अगर आप रोकेंगे तो आपका क्या हो सकता है, अरेस्ट। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है और वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको क्या कर सकता है, अरेस्ट विदाउट वारंट। आप डेजर्टर हैं, कैसा डेजर्टर, वो तो खाना खाने के बाद डेजर्ट मिलता है ना। अच्छा गांव के आदमी को बोलोगे कि खाना खा लो उसके बाद डेजर्ट ला रहे हैं, तो उसको लगेगा रेगिस्तान ला रहा है। खाते हैं ना, जैसे डिनर कर लिया, डिनर के बाद लास्ट में क्या मिलता है, डेजर्ट मिलता है ना। तो अगर तुम गांव के आदमी को बोलोगे, गांव का आदमी देखो या तो पूरा गांव का है तो डेजर्ट का भी मतलब नहीं समझेगा, तो आराम से खा लेगा। वो बीच का जो नॉलेज वाला होगा, जो गांव का तो है लेकिन थोड़ा इंग्लिश जानता है, उसको बोलो अभी बैठिए सर डेजर्ट ला रहा हूं, तो रेगिस्तान लाएगा, बालू उलू लाएगा क्या। डेजर्ट का मतलब अच्छा स्वीट डिश है, और डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान नहीं है, याद रखिएगा। सुनिए, हाँ जी, डेजर्ट का मतलब यहां पर ना स्वीट डिश है ना रेगिस्तान है, भगोड़ा है। लिखिए, भगोड़ा नहीं जानते हैं। ये देखिए, आर्मी से जब लोग शुरू में आर्मी में जाते हैं ना, तो वहां के डिसिप्लिन को वो कॉप अप नहीं कर पाते और वो भाग जाते हैं। एक फिल्म आई थी मेजर साहब, बहुत पुरानी फिल्म है, अजय देवगन की फिल्म है ना, मेजर साहब। तो उसमें वो ऐसे ही करता है, वो जाता है आर्मी को ज्वाइन करता है अपने माता पिता के प्रेशर में, लेकिन वहाँ जब उसको सुबह 4 बजे उठाया जाता है तो उससे वो बात बन नहीं पाता है, तो वहाँ से भागता है। आपको अगर मालूम हो, अगर भाग ऐसे तो एक बात बताइए, आर्मी से जहाँ मालूम चला चाइना से झगड़ा हुआ, सब आर्मी वाला भाग गया, तो हो गया भाई। मतलब हमने आपको सालों साल रिजर्व करके इसलिए रखा, सैलरी इस वजह से दिया कि जब जरूरत पड़ेगा तो आप काम आएंगे, और आप उस समय भाग गए। आपको मालूम है कोर्ट मार्शल हो सकता है, सुना होगा आपने कि जब वॉर चल रहा है तो उनकी सारी छुट्टी क्या हो जाती है, कैंसल। और फिर उस केस में अगर आप फिर भी छुट्टी मांगेंगे या आप भागेंगे तो उस केस में कोर्ट मार्शल हो जाता है उन लोग का। अगला सुनिए, इधर देखो, कोई आदमी भारत के बाहर, अब भारत के बाहर तो नहीं लगाओगे सीआरपीसी, भारत के बाहर सीआरपीसी लगाएंगे पहले बताइए आप, लेकिन भारत के बाहर देखो लिखा हुआ ना, उसने कोई एक्ट कमिट किया, वही एक्ट अगर भारत में कमिट किया गया होता तो शायद ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता। तो क्या उसको यहां पे भी पकड़ लिया जाएगा अरेस्ट विदाउट वारंट। जैसे मालूम चला नेपाल का कोई आदमी आता है और पुलिस स्टेशन के आसपास घूम रहा था, तो यहाँ के पुलिस ने उसको पकड़ा और बोला कि भाई क्या कर रहे हो, ये कहाँ घूम रहे हो। तो साहब जी, क्या है, साहब जी है ना, साहब जी हत्या करके आया हूं। क्या करके आया हूं, हत्या करके आया हूं। तो आपको क्या लगता है पुलिस वाला क्या बोलेगा, अच्छा अच्छा नेपाल में करके आया, कोई बात नहीं, जा फिर से नेपाल में कर, या उसको अरेस्ट करेगा। आप भले ही भारत के बाहर किए, भले ही कहां किए, भारत के बाहर, वही काम अगर आप भारत में किए होते तो वो क्या माना जाता है एग्जैक्टली। इन सब छोटे छोटे चुटकुलों पे जो हंस रहे हो ना, ये सब बड़ा भारी पड़ने वाला है, याद रखना। मैं देख रहा हूं 4-5 बच्चे वहां ग्रुप बना के छोटे छोटे चुटकुलों पे हंस रहे हैं।
हंस के बढ़ावा दे रहे हैं, वो सब काम नहीं आएगा, वो सब रुलाएगा बाद में, है ना। ऐसे लोगों को डिस्टर्बिंग एलिमेंट बोलिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ही करके और बढ़ावा दे। उसको लग रहा है मैं तो कॉमेडियन बन गया, राजू श्रीवास्तव का तो रिप्लेसमेंट मैं ही बनूंगा। आइए, तो कोई भी काम आपने इंडिया के बाहर किया, लेकिन अगर वो काम इंडिया में हुआ होता तो शायद वो क्या होता, कौन सा ऑफेंस होता, कॉग्निजेबल। तो भले ही आप भारत के बाहर भी करेंगे तो भी आपका इंडिया में भी क्या हो सकता है, अरेस्ट। अगला, चलिए आपको किस पे छोड़ा गया भाई, बेल पे। किस पे छोड़ा गया, अरे लिख भी लो भाई, बेल। रिलीज कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, बेल। आप कन्विक्ट हैं लेकिन अभी छोड़ दिया गया तो बेल पे छोड़ा हुआ। तो बेल के कंडीशंस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा बड़े बड़े नेता सबको बोला जाता है कि आपको हम छोड़ रहे हैं बेल पे, पर इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन मान लो इंडिया से बाहर भागता हुआ नजर आया तो तुम्हें क्या लगता है कि छोड़ देगा क्या सीधा अरेस्ट? अब सीधा अरेस्ट विदाउट वारंट। ऐसे ही कुछ दिन पहले हरियाणा में हुआ। हरियाणा में एक जो एग्जैक्टली चौटाला ये कुछ पार्टी है ना, कुछ पार्टी नाम है वहाँ, शायद लोक दल की ऐसा करके कोई नाम है ना, अपना लोक दल नाम है, जनता लोक दल। कौन कौन है, कौन कौन चौटाला है उसके अंदर? अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और भी पहले वाले भी हैं। उसमें से जो उनके मेन थे, सबसे पुराने वाले, उनको जेल हो गई थी। जेल हुई और वहाँ से वो जेल से बाहर आए, बाहर बेल पे आए। शायद उनके घर में किसी की डेथ वेथ हो गई थी तो उसको बाहर आने दिया गया। पेरोल सुना होगा, पेरोल पे छूटते हैं वो, पेरोल पे आए और उनको कहा गया कि पेरोल पे इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि आपके घर में डेथ वेथ हुई है। लेकिन वो रैली करने लगे, उसी समय इलेक्शन का टाइम था, अब वो क्या करने लगे, रैली। ओम प्रकाश चौटाला शायद, और रैली कर ही रहे थे उसी समय अरेस्ट करके ले गया वहीं से। क्यों अरेस्ट करके ले गया वहीं से? क्योंकि हमने आपको रिलीज किया, आप कन्विक्टेड हैं, आपको जेल हुई हुई है, हमने आपको पेरोल पे छोड़ा एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, और आप उस पर्पस को छोड़ के कोई दूसरा पर्पस कर रहे हो। आपको मालूम होगा संजय दत्त भी पेरोल पे बहुत बार छूटा, जब तक उसको जेल हुआ था पेरोल पे छूटता था। एक बार उसके पिताजी की मौत हो गई थी, सुनील दत्त की, और भी कुछ कुछ हुआ था तो उस बीच में छूटता था, और उसको मनाही थी कि आप फिल्म की शूटिंग नहीं कर सकते या आप कोई और काम नहीं कर सकते। अगर और काम करता हुआ पकड़ा जाता तुरंत जेल हो जाता उसको। तो क्या इसमें वारंट लाने की क्या जरूरत है, वो तो ऑलरेडी जेल में था, तो जहां पकड़ाएगा वहीं से क्या कर देगा उसको, जेल। अगला, अच्छा सुनिए, मालूम चला कोई बिहार से ऑफेंस करके यूपी में भागा और बिहार पुलिस ने यूपी पुलिस को फोन कर दिया कि हमारे यहां से एक जो कन्विक्ट है, मैं मतलब एक्यूज है, वो आपके एरिया में भागा है। तो तुम्हें क्या लगता है यूपी पुलिस भी पकड़ सकती है उसको और उसको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, बशर्ते कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, बशर्ते क्या हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। बात समझ में आ गया? और ये खूब होता है, और लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस को कैसे मालूम चलेगा, पुलिस को पता नहीं कैसे मालूम रहता है, कैसे पकड़ लेते हैं लोग, आराम से पकड़ लेते हैं। अभी यूपी का कोई भागा हुआ था झारखंड में, अब वहां पकड़ लिया। और छोड़िए वो जो कौन दुबे वाला कांड हुआ था, अच्छा बताइए, वो यूपी का था और कहाँ पहुंचा हुआ था, उज्जैन। उज्जैन तो शायद उत्तराखंड में आता है, मध्य प्रदेश में। बताइए यूपी की पुलिस मध्य प्रदेश में जाके पकड़ के ले आई और कार उल्टा भी दी। नहीं, विकास दुबे शायद, अभय दुबे बोल रहा मैं, विकास दुबे। अभय दुबे तो कांग्रेस का कोई नेता है, उसी को मैं उल्टा रहा था विकास दुबे। तो ये आप समझ लीजिए कि पुलिस अगर अपने ऊपर आ जाती है तो फिर किसी को नहीं छोड़ती। मैंने हमेशा बोला है सबसे ज़्यादा पावरफुल तो सरकार होती है ना। अब योगी बाबा सब तो नहीं बोलूंगा मैं कुछ भी, वो अलग बात है। चलिए आगे, अरे ये लो शानदार हेडिंग बोलो। अच्छा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जब होता है, नॉन कॉग्निजेबल, तो क्या तुम्हारा अरेस्ट होता है विदाउट वारंट ना? अरे नॉन कॉग्निजेबल में थोड़ी होता है अरेस्ट विदाउट वारंट, उसमें तो वारंट लाना पड़ेगा पुलिस को, तभी वो आपको अरेस्ट कर पाएगा। लेकिन चक्कर क्या है, तुम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हुए पकड़े गए, तुमसे वो नाम पूछा, पुलिस ने क्या पूछा, नाम। तो नाम तुम नहीं बता रहे हो, ना तुम नाम बता रहे, ना तुम रेजिडेंस बता रहे, या तो तुम बता ही नहीं रहे, या बता रहे हो तो पुलिस को लग रहा है एकदम झूठा है, एकदम क्या है, झूठा है ना। जैसे नाम पूछा, क्या नाम है, तो बोला जावेद चौरसिया। जावेद चौरसिया है ना, देखे हो ना फिल्म, कौन सी फिल्म में था ऐसा, ये हंगामा। हंगामा में
वो झूठे नाम से जाता है होटल में रहने के लिए राजपाल यादव, और ऐसा ही नाम रखता है ना। तो फिर उससे पूछा मम्मी का क्या नाम है भाई तुम्हारे, तो कह रहा मुमताज देवी। तो कहा मुमताज देवी, तो मतलब नाम से एकदम साफ नहीं लग रहा है कि झूठा ही नाम है, लगभग तो झूठा ही लग रहा है ये भाई, अजीब सा नाम नहीं है। उससे लास्ट में पूछा कि यार तुम आदमी हो कि भारत पाकिस्तान की बॉर्डर हो। अगर आपने देखा होगा तो उस फिल्म में एक कॉमेडी है, आपने हंगामा तो सबने ही देखा होगा। वो राजपाल यादव एक सस्ते लॉज में जाता है, अब वहाँ उसकी बहुत धुलाई होती है, अगर आपने देखा हो तो या तो आप नाम नहीं दे रहे, या नाम दे रहे हैं तो देते ही सुनते ही क्या लग रहा है, झूठा है। तो याद रखिएगा, भले ही नॉन कॉग्निजेबल है लेकिन फिर भी पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। पुलिस क्या कर लेगी, आपको अरेस्ट। अरे करना बहुत जरूरी है भाई, बहुत करना जरूरी है। आप नाम क्यों नहीं दे रहे हो, सीधा सा बात है भाई। इसलिए तुम लोगों को बोलता हूँ आईडी कार्ड पहने रहो, है ना, आईडी कार्ड से पहने रहो, कम से कम कुछ भी होगा तो इंस्टीट्यूट के नाम से यहाँ तो पहुंच जाओगे कम से कम मेरे यहाँ। अब मेरे यहाँ पहुंच गए तो पहले तो मैं पीटूंगा अच्छे से, उसके बाद आगे पुलिस को कहूंगा ले जाओ। नहीं, ये जरूरी है। कुछ बच्चे जो बाहर के हैं यहाँ पे, यहाँ घर नहीं है, कम से कम अपना इंस्टीट्यूट तो उसके लिए एड्रेस हो गया। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी होगा, हमारे यहाँ भी पहुँच जाओगे तो हम तो आगे का फिर भी रिलीफ करवा देंगे, नहीं करवा देंगे। इसलिए ये सब रखिए, क्योंकि दिल्ली में जब लोग शुरू में आते हैं तो ना यहाँ का आधार कार्ड होता लोगों का, ना यहाँ का पैन कार्ड होता, कोई यहाँ का प्रेजेंट एड्रेस होता ही नहीं है। तो कम बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ मेरे इंस्टीट्यूट का ही एड्रेस दे देते हैं वो, जैसे कुछ उनको ICSI से मंगवाना हो, कोई बुक मंगवाना हो, हमारे यहाँ आ जाता है, हमारे यहाँ से बच्चा ले आता है। अरे इतना तो कर ही सकते हैं, दिस इंस्टीट्यूट इज़ ओनली फॉर CS, तो ओनली फॉर CS के स्टूडेंट का तो अपना घर ही है ये, इतना तुम कर सकते हो। शादी का इन्विटेशन लेटर मत भेज देना कि हम यहीं आ जाओ बारात लेके, माओ चला एक दिन इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, बारात और मैंने क्या हो रहा है भाई, कहा आप ही ने तो बोला था CS के स्टूडेंट का घर इधर ही करेंगे शादी। आइए, गलत नाम बताएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जेल। लेकिन इसमें ये है, जेल में आपको कितना दिन तक रखे, कितने घंटे तक रखेगा, 24 घंटे के बाद तुरंत कहाँ पहुंचा देगा। अगर मजिस्ट्रेट फिर बोलेगा तो रखा जाएगा, नहीं तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। 24 घंटे में तो पीट पीट के नाम उगलवा ही लिया होगा, है कि नहीं। ये एक्चुअली क्या होता है, जो लोग नाम वाम नहीं देते हैं ना, इसका मतलब हो सकता है वो आतंकवादी हो, आप नहीं समझ रहे हैं। अभी आपने सुना होगा बहुत सारी फिल्म्स बन चुकी हैं, चाहे वो सूर्यवंशी हो, चाहे उससे पहले भी कुछ फिल्म्स बनी हैं, जैसे इसमें अक्षय कुमार था और क्या तो था, अक्षय कुमार में एक टीम बनाया हुआ था पूरा और सबको मारता था, हॉलीडे। आपने देखा होगा आजकल आतंकवादी सब स्लीपर सेल बन के रहता है और आपके जैसा ही नाम रखेगा और 10-10 साल तक स्लीपर सेल होता है वो, आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि वो कहीं और का हो सकता है। आपके साथ रहेगा, आपके साथ बैठेगा उठेगा, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो अपना दोस्त जैसा है। बस एक ही दिन वहां से ऑर्डर आएगा, बस आपका गला काट के निकल जाए। अरे यही होता है ना। नहीं, सूर्यवंशी नहीं देखा आपने, सूर्यवंशी फिल्म तो देखा होगा, उसमें अजय देवगन की एंट्री कितनी अच्छी है ना। उसमें भी ऐसा ही होता है। इवन वो उस फिल्म में तो ये दिखाया शादी भी किया रहता है और लास्ट में बीवी का गला रेत देता है। तो इसलिए थोड़ा बच के, दोस्ती उससे सोच समझ के किया करो। जान है तो जहान है ना। तो अरे गहरे नथु गहरे से दोस्ती मत कर लिया कीजिए, पूरा बैकग्राउंड चेक कीजिए, उसको कहिए दादा परदादा सबका नाम बता, पहले तुम्हारा घर जाएंगे, घर देखेंगे पहले, उसकी बात करेंगे। सामने वाले को क्या लगेगा मालूम है कि दोस्ती कर रहा है कि रिलेशन बना रहा है भाई। चलिए अगला, हेडिंग 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 हेडिंग, ये लो, ये सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, हम लोग प्राइवेट पर्सन हैं, हम लोग भी अरेस्ट कर सकते हैं किसी को। हम लोग प्राइवेट पर्सन, हम लोग पुलिस तो है नहीं, हम लोग किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। कितना मजा आएगा ना अरेस्ट करने में, कर सकते हैं। सुनिए, अरे देखिए, यस, क्यों बात कर रहे हो यार। अगर आपके सामने, देखो यहां लिखा है आपके सामने कोई नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा, छोड़ देंगे आप। आपके सामने कोई किसी की हत्या कर रहा है, आप क्या बोलेंगे, अब पुलिस को बुलाता हूं भाई। वैसे दिल्ली में हालात ऐसे ही हैं, सामने लोग हत्या करता रहता है लेकिन यहाँ के लोग कुछ करते नहीं। बोलने के लिए दिल्ली दिल वालों की है, पर दिल तो कहीं से दिखता ही नहीं है। इन सब मामले में गांव बहुत शानदार है, खाली बैठे हुए हैं लोग। आप वहां एक के साथ ऑफेंस करो, पूरा गांव उठ के पीटेगा उसको। जे पूरा गांव उठा, मैं सच बोल रहा हूं। अब आप देखिए, मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस तो गांव में करता हूं।
एक बार मेरे पापा बैंक से पैसा निकाले, और उस बैंक, ज़्यादातर ऐसा होता है, बैंक के पैसा निकालेंगे आप, वहीं से पीछे पीछे आपके लग जाएगा, और उसको लगा कि जिस गली में मेरा घर है उसको लगा ये सुनसान है, भाई वो गली हमारा था। बस पापा से बैग छीन लिया। बैग छीना तो जिससे बैग छीना जाता वो कुछ देर के लिए तो समझ नहीं पाता है कि भाई क्या हुआ, लेकिन वो मेरे गली वाला सब कहाँ से देख रहा था, सब दौड़ गया, उसका बाइक वाइक भी छीन लिया जो भागा था, मारा पीटा सो अलग, उल्टा इनकम ही हो गया। बैग तो वापस हुआ, उल्टा मेरा गली वाला सब उसके पॉकेट से भी उसका पैसा ले लिया और बाइक में से सारा पेट्रोल निकाल लिया। लेकिन ये दिल्ली में होता तो कोई देखने वाला नहीं है, बेकार की, हाँ वीडियो बनाते होते। अब बेकार की भीड़ होती है, यहाँ पे भीड़ होगी लेकिन भीड़ में लोग किसी को मार के चले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना लोगों को सेंसिटिव होना चाहिए, है कि नहीं? हम चाहें तो बहुतों का जान बचा सकते हैं। अगला, अच्छा आप भगौड़े हैं, नहीं भगौड़ा एग्जैक्ट हिंदी वर्ड क्या हो गया इसमें, तुम लोग बुरा क्यों मान रहे हो? भागा हुआ, भगौड़ा, भगौड़ा का मतलब होता है, सुनिए, जैसे आप बैठे हुए हैं या आप अपने गली में खड़े हैं, वो जो पुराने जमाने में नहीं आता था जेल वाला कपड़ा ऐसे करके वाइट वाइट लाइन खींचा हुआ, यहाँ कुछ एक लगा हुआ नंबर, और सब उसको एकदम भाग रहा है, तो आपको पता चल गया कि जरूर जेल से भाग रहा है, पुलिस पीछे सीटी बजा के आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक पैर लगा दिया, वो गिर गया और कहानी उसका खत्म। तो इतना अलाउड है, इतना प्राइवेट इंडिविजुअल को भी अलाउड है। बताओ तो कब कब अलाउड है अरेस्ट करने के लिए? कौन लिखा है बेबी? अच्छा बेबी फिल्म का नाम लिखा हो, अच्छा फिल्म का नाम, बेबी फिल्म, बेबी फिल्म नहीं थी वो, नहीं नहीं हॉलीडे था जो मैंने बोला, उसको बेबी याद आ रहा है। आइए, अच्छा एक बात बताइए, जो मजिस्ट्रेट है क्या वो भी अरेस्ट कर सकता है? अरे बोलो यार, अरे यार जब हम प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकते हैं तो सुनिए, मजिस्ट्रेट के सामने, इधर देखो इधर देखो देखो, मजिस्ट्रेट के सामने ही ऑफेंस कर रहे हो, वाह, मजिस्ट्रेट साहब जा रहे हैं, अब बस उन्हीं के सामने, मजिस्ट्रेट साहब देखिए गोली मार रहा हूं देखिए, तो क्या वो अच्छा उसे अरेस्ट करवाएगा या कस्टडी में भेज देगा? पर याद रखिएगा इसमें एक एक्सेप्शन है, आपको याद होगा कि जो आर्मी है उसको अरेस्ट नहीं कर सकते आप, कब? जब वो ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं तब। लेकिन अगर वो छुट्टी पर चल रहे हैं तो, जैसे वो सेना का आदमी है छुट्टी पे घर आया हुआ है, तब तो आप आराम से अरेस्ट, तब तो सिविलियन हो गया ना। लेकिन मालूम चला अगर वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी में है तो, जैसे आपने सुना होगा आर्मी के लोग अपने उसमें जैसे कुछ ऐसे क्या तो बोलते हैं उनका, जो छिप के जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अंडर कवर, हाँ रॉ सब तो है, मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ अभी, अंडर कवर क्या तो बोलते हैं कि इस पे जा रहा हूँ, हाँ मिशन, यस मिशन में भूल गया था, अंडर कवर मिशन पे होते हैं। मालूम चला वो एकदम दौड़ रहा है, उसी समय पुलिस का कांस्टेबल कहाँ जा रहा है, कहा अरे भाई मैं आर्मी का हूँ, आतंकवादी है उसको सादे ड्रेस में मैं पकड़ रहा हूँ, कहा नहीं पहले इधर 100 रुपया निकाल। बताइए यहाँ अरेस्ट होने लगा तो हो गया भाई, अंडर कवर ऑपरेशन हो गया इंडिया में तब। तो ये याद रखिएगा, अगर वो ऑफिशियल ड्यूटी पे है तो आप उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है पकड़ना जरूरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? सेंट्रल। लेकिन याद रखिएगा वो ऑफिशियल ड्यूटी पे है तब, अगर वो छुट्टी पे है तब नहीं। छुट्टी पे अगर आर्मी का ऑफिसर है तो वो सिविलियन माना जाता है। क्या माना जाता है? सिविलियन। अब यहां लिखो प्रोसीजर फॉर अरेस्ट। प्रोसीजर फॉर अरेस्ट। अब सुनिए, जब भी आपको अरेस्ट किया जाएगा, जब भी क्या किया जाएगा, आपको अरेस्ट किया जाएगा, तुरंत कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। कौन सा मजिस्ट्रेट? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। बहुत हुआ कितने दिन तक का आपको कस्टडी देगा? 15 दिन में उसको उस मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है जहां उसका ट्रायल होना है। और वो वाला जो मजिस्ट्रेट है जहां उनका ट्रायल होना है, जो सा कोर्ट बनता है, वो 60 दिन तक का क्या दे सकता है? कस्टडी। कितने दिन तक का? 60। अब 60 दिन में पुलिस क्या करेगी? चार्जशीट फाइल कर देगी, और चार्जशीट फाइल करके अब ट्रायल शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? ट्रायल। ये समझ में आया कि नहीं आया जो मैं बोल रहा हूं? याद रहेगा? तो 24 घंटे के अंदर कौन सा मजिस्ट्रेट? नियरेस्ट। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कितने दिन के लिए कस्टडी देगा? 15 से ज्यादा नहीं। 15 दिन में तो आपको पहुंचा ही दिया जाएगा जहां पर केस चलेगा। अब जहां पर केस चलेगा वहां
अब जैसे आतंकवादी बहुत बार नेपाल बॉर्डर पर पकड़ाते हैं, अब नेपाल मतलब इंडिया से भागते रहते हैं नेपाल में, और नेपाल से कहीं भी भाग जाएंगे वो, तो फिर नेपाल, अब नेपाल में मालूम चला पुलिस ने पकड़ा नेपाल के बॉर्डर पे, तो बिहार पुलिस ने पकड़ा, पर चूंकि वो आतंकवादी है तो आपको लगता है कि वो बिहार में उसका जुरिडिक्शन होगा ना, आतंकवादी एनआईए कोर्ट में आएगा। एनआईए कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। तो पहले क्या करेगा, जहां उसको पकड़ा बॉर्डर से, पहले तो बिहार में जो भी नजदीकी डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोर्ट मिलेगा मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। मजिस्ट्रेट कितना दिन का टाइम दे देगा? 15 दिन का कस्टडी दे देगा। 15 दिन में तो दिल्ली पहुंचा ही लेगा वो लोग, और दिल्ली पहुंचा के जो एनआईए का मजिस्ट्रेट होगा, एनआईए कोर्ट का, फिर वो तो 60 दिन तक दे देगा। कहाँ तक दे देगा? 60। अब 60 दिन में तो आराम से चार्जशीट क्या हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा, आपका ट्रायल शुरू हो जाएगा। अरे जुडिशियल कस्टडी अलग होता है, पुलिस कस्टडी, अभी पुलिस कस्टडी की बात चल रही है। चलिए अब आ जाओ। हाँ, नहीं ऑफेंस अगर करेगा तभी तो पकड़ाएगा। हाँ, तो क्यों एकदम ऑफेंस है। अभी क्या बताया था मैंने कि आप भले ही अपने कंट्री में ऑफेंस करके आ रहे हैं, लेकिन वही चीज अगर भारत में करते तो आपका अरेस्ट होता, तो अरेस्ट होगा, फिर भी आपका अरेस्ट होगा। अब उस केस में क्या होगा सुनो, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट बोलेगा चूंकि ये नेपाली सिटीजन है तो इसका तो नेपाल कोर्ट में जुरिडिक्शन बनता है। अगर भारत और नेपाल सरकार के बीच में आपस में बातचीत है तब तो या तो इन लोग का आपस बात हो जाएगा, फिर इनको उस नेपाली पर्सन को छोड़ दिया जाएगा नेपाली पुलिस के हवाले, फिर वो नेपाली पुलिस उसको लेके चली जाएगी। इंडिया वाला बोलेगा इतना केस ऑलरेडी है हमारे पास, हम उनका केस क्यों लें। लेकिन बशर्ते याद रखिएगा नेपाल में ऑफेंस हुआ होगा तब, अगर इंडिया में ऑफेंस हुआ होगा तब तो इंडियन कोर्ट का जुरिडिक्शन बन गया। अरे बन गया कि नहीं बन गया। चलिए अगला। अब बहुत देर से बच्चा सब पिछली क्लास में ही एफआईआर के बारे में पूछना चाहा था, अब मैं आपको एफआईआर पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए जी अब सुनिए, एफआईआर का फुल फॉर्म बोलो। ठीक है, चलिए सुनिए। बहुत लोगों को क्या लगता है कि हर जगह एफआईआर होता है, ऐसा नहीं है। पुलिस के पास 2 तरीके की डायरी होती है, एक डायरी होता है एफआईआर का और एक डायरी होता है नॉर्मल, जो उसको स्टेट गवर्नमेंट देता है। नॉर्मल आपने सुना होगा, उसको एनसीआर बोल देता है ये लोग, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। वो सिर्फ डायरी मेंटेन होता है, उसमें कुछ नहीं होता। पुलिस आएगी थोड़ा बहुत इधर उधर करके चली जाएगी। लेकिन एफआईआर, इसलिए एफआईआर बहुत कम वो लोग दर्ज करते हैं, उसका कारण है एफआईआर दर्ज होने के बाद ट्रायल शुरू होगा, और जो पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज किया होगा उसको भी हाजिर होना पड़ेगा। तो पुलिस सब क्या लगता है, दिन भर कोर्ट में खड़ा रहा भाई, आज कितना पैसा कमा लेता रोड पे, नहीं समझे। आप देख लीजिएगा, पुलिस बहुत रेयरेस्ट केस में ही एफआईआर लिखेगी, ऐसे वो एफआईआर लिखती नहीं है। उसका कारण है कि उसको मालूम है, अरे परेशान हो जाता कोर्ट से बहुत डांट खाता है ये लोग। ये जो पुलिस है, इतना डांट, कितनों की नौकरी चली जाती है कोर्ट के सामने। तो ये लोग कोर्ट में पहुंचना ही नहीं चाहता है कि कोर्ट में हम पहुंचे नहीं। अब कोर्ट में पहुंचेंगे कब, जब एफआईआर होगा। तो देखो आप पढ़ते जाना। सबसे पहले एफआईआर कौन से केस में होगा? कॉग्निजेबल में क्या होगा? एफआईआर। अब सुनिए, सबसे पहले अगर आपने कहीं पर क्या होते देखा, कॉग्निजेबल ऑफेंस, तुरंत जाके बताइए किसको? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इसी को क्या बोलते हैं? एसएचओ। और यूपी बिहार में दरोगा, यूपी बिहार में क्या बोलते हैं? दरोगा, है ना। और यहां दिल्ली में क्या बोलते हैं? एसएचओ, है ना। एसएचओ का फुल फॉर्म स्टेशन हाउस ऑफिसर। बताइए यूपी बिहार में कोई बोलेगा इतना लंबा स्टेशन हाउस ऑफिसर? सीधा बोलेगा दरोगा साहब, है ना। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिए। तो आप जाइए उनको, अब वो ऑफिसर इंचार्ज तुरंत उसको क्या करेगा? राइटिंग में वो लिख लेगा। अब राइटिंग में लिखा, इसका मतलब क्या दर्ज हो गया? एफआईआर। क्या दर्ज हो गया? एफआईआर। अब सुनिए, जब भी वो आपका एफआईआर लिखेगा तो क्या उस आदमी का साइन होना चाहिए जिसने वो एफआईआर का इंफॉर्मेशन दिया है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो कोई इंफॉर्मेशन दिया ना, उसका उस पर साइन होगा। और उसके बाद कौन से बुक में जाएगा? एफआईआर बुक। देखो मैंने बोला ना 2 डायरी होता है उन लोग के पास, एक डायरी एफआईआर वाला, एक डायरी और बताऊंगा। तो ये कौन सा है बुक? एफआईआर बुक। कौन है? एफआईआर बुक। और एफआईआर बुक कौन देगा? स्टेट। चूंकि जानते हो पुलिस किसके हाथ में आती है? स्टेट गवर्नमेंट। बस दिल्ली पुलिस सेंटर के हाथ में आती है, बाकी सारी पुलिस अपने अपने स्टेट के हाथ में आती है।
या यूनियन टेरिटरी की पुलिस भी किसके हाथ में आएगी? सेंटर। आइए, और यही सारा इंफॉर्मेशन जब पुलिस ऑफिसर लिख लेता है उस डायरी में तो हम बोलते हैं क्या दर्ज हो गया? FIR। तो इसका मतलब FIR कहां दर्ज होता है भाई? कॉग्निजेबल ऑफेंस में। आइए, अब चूंकि ये कॉग्निजेबल है तो क्या FIR दर्ज होते ही पुलिस शुरू कर देगा इन्वेस्टिगेशन और उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है? कॉग्निजेबल है ना। ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन बोल रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट भी कर लेगा अब तुरंत। हो अरे कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना यार, उसको मजिस्ट्रेट से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, तुरंत इन्वेस्टिगेशन तुरंत अरेस्ट। देखो आगे लिखा भी हुआ हो। अब सुनिए, अच्छा अगर कभी पुलिस FIR ना लिखे तो? पुलिस FIR ना लिखे तो कोई बात नहीं, आप SP के पास जाइए। जानते हो SP? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अरे SP समझते हैं ना, कौन बनता है? IPS ऑफिसर। IPS ऑफिसर क्या बनता है? SP। आप SP के पास पहुंचिए। अगर SP को ऐसा लगता है कि सच में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो तुरंत वो या तो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करेगा या तुरंत पुलिस ऑफिसर को बोलेगा जल्दी से क्या कर, इन्वेस्टिगेशन कर। आप SP के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा है सर SP भी नहीं मान रहा है, तो अभी तुरंत मैंने बताया था कि आप डायरेक्टली कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। फिर वहां क्या शुरू होगी? कोर्ट की इंक्वायरी। हाँ पूछो। किसका? COCT? क्या COCT? अब देखो ये पुलिस का तो बहुत कहानी है। अब अलग अलग हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अलग अलग हायरार्की बनाया हुआ है कि कौन COCT बोलते हैं। तुम कमिश्नर की बात कर रही हो गया है? हाँ तो कमिश्नर और पुलिस हो गया ना, तो इस सबका अपना अलग अलग है। अब देखिए पुलिस स्टेशन लेवल पे तो सबसे बड़ा कौन है? SHO ही है ना। बात समझ में आ गई? अब जैसे कंपनी लॉ में सबसे ऊपर तो देखा जाए तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर है, पर हर बात के लिए हम कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर के पास तो नहीं जाते, हम तो ROC में जाते हैं। समझ में आ गया? चलिए, हाँ वही मजिस्ट्रेट से, हाँ रिमांड पर लेने के लिए मजिस्ट्रेट से पूछना पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं। किसमें? कॉग्निजेबल में किसी से कुछ नहीं पूछना है, सीधा उठा के डाल देगा। लेकिन वही है 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़े। मजिस्ट्रेट अगर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है तो 15 दिन का रिमांड देगा, लेकिन अगर उसका खुद का मजिस्ट्रेट है जहाँ केस चलना है सच में तो 60 दिन। वही था पुलिस रिमांड। आइए, नॉन कॉग्निजेबल केस है तो, अरे नॉन कॉग्निजेबल केस तो छोटे केसेस होते हैं ना, तो इसमें भी सब कुछ सेम ही होगा। आप जाइए इन्फॉर्मेशन दीजिए किसको? SHO को। SHO क्या करेगा? तुरंत उसको इस बुक में रखेगा। लेकिन ये कौन सा बुक होगा? NCR बुक। NCR मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अभी मैंने देखा है कुछ लोगों का मोबाइल खो जाता है तो जानते हो क्या बोलते हैं? हमने FIR करवाया। वाह, मोबाइल गिरने पे FIR होता है, वो NCR होता है। क्या होता है वो? NCR। और आजकल तो दिल्ली पुलिस इतनी हाईफाई हो गई है, ऑनलाइन होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं खोया पाया रिपोर्ट। नहीं जानते हैं आप लोग? है लॉस्ट फाउंड, है ना, लॉस्ट फाउंड रिपोर्ट NCR। आपका कभी भी कुछ भी खो जाए तुरंत क्या करना? दिल्ली पुलिस लिखो आप गूगल पे, दिल्ली पुलिस और हिंदी में खोया पाया रिपोर्ट या लॉस्ट फाउंड रिपोर्ट। एक फॉर्म खुलेगा, फॉर्म भर दीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, हो गया, नया सिम इशू हो जाएगा उतने पे। मालूम है ना? अरे नहीं मालूम है आपको ये सब? जैसे आपका फोन गिर गया कहीं तो सबसे बड़ा झंझट किस बात का है? सिम का, कि कहीं उससे कोई आतंकवादी वाला कॉल ना हो जाए। तो तुरंत आप क्या कीजिए, पहले तो कंपनी को फोन करो कि ऐसा ऐसा बात हो गया, कंपनी शायद बंद कर देती है, तुरंत सिम बंद कर देती है। सिम बंद हो गया, सिम बंद होने के बाद आपको क्या करना है? तुरंत वही वेबसाइट पर जाइए, दिल्ली पुलिस वेबसाइट लिखिए, दिल्ली पुलिस खोया पाया रिपोर्ट या दिल्ली पुलिस लॉस्ट फाउंड रिपोर्ट। तुरंत वो पूछेगा कहाँ कहाँ गिर गया, कहाँ ये हो गया, भर दीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, हो गया, वो लेके जाइए, आपको नया सिम मिल जाएगा। मालूम है ना? ये काम जरूर करना लाइफ में हमेशा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे और उतनी ही देर में उधर से खेल हो गया तो आप भी तो घेरे में आ गए, क्या पता तुम ही आतंकवादी हो, क्या पता। इस देश में याद रखिएगा हर चीज में आप बच जाएंगे, लेकिन आतंकवाद के केस में नहीं बचेंगे आप। नो टॉलरेंस पॉलिसी है, ये तो तुमने देखा है इस देश में। राजनीति कितनी भी हो जाए ये नहीं छोड़ते, आतंकवादी वाले को नहीं छोड़ते हैं ये लोग। चलिए अगला, चलो अच्छा एक बात बताइए, क्या इस केस में बिना मजिस्ट्रेट से पूछे पुलिस ऑफिसर कुछ भी कर पाएगा? ना, बिना मजिस्ट्रेट से पूछे वो कुछ भी कर पाएगा नहीं। अच्छा ये तो तुम लोग को पहले भी पढ़ाया था, दो ऑफेंस हुआ है, एक कॉग्निजेबल है दूसरा नॉन कॉग्निजेबल है, दोनों कॉग्निजेबल। एक भी कॉग्निजेबल हो गया तो पूरा केस ही क्या माना जाएगा? कॉग्निजेबल। बताया था ना, नॉट स्टैंडिंग दैट द अदर ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। लास्ट पेज है क्या? अरे वाह क्या बात, तुम लोग के चेहरे को देख के मुझे समझ में आ जाता है
जैसे एक दो बच्चों का चेहरा देखा मैंने उल्टाया मैं समझ गया जरूर लास्ट पेज होगा ये, है ना। चलिए आइए, समरी ट्रायल। तुम लोग को समन केस पढ़ाया था, याद है? एक होता है वारंट केस, एक होता है समन। समन केस कहां तक? 2 साल तक। 2 साल से ज्यादा होते हैं वारंट केस। तो याद रखना, सुन लो पहले। समरी ट्रायल में क्या स्पीडी डिस्पोजल होता है, जल्दी जल्दी ट्रायल। इसी को क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल। ठीक है, चलिए सुनिए। अच्छा, ये जल्दी जल्दी करने का सीधा मतलब है कि कुछ न कुछ फॉर्मेलिटीज तो वो छोड़ेगा। वही वाला बात जो मैं बोलता हूं तुम लोग को कि आप मुझे बोलोगे सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, तो पक्का कोई ना कोई सेक्शन छोड़ूंगा मैं। या तो मैं सेक्शन छोड़ूंगा या मैं उतना नॉलेज नहीं दूंगा जितना मुझे देना चाहिए। यही तो है। आप नॉर्मल सब कुछ अच्छा होता है ना, स्पीडी करवाएंगे तो कुछ ना कुछ छूटेगा। छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो वही लिखा, कुछ फॉर्मेलिटीज को ही छोड़ देते हैं। अब बोलेगा सर ये तो गलत कर रहे हैं। अरे गलत क्या कर रहे हैं? ऐसे भी छोटे केसेस हैं, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी छूट भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे भी भारत में इतना ना अपील का राइट है ना कि मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। आइए, समरी केसेस देखो, मैं तो सीधा बोलूंगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं। मैं तो बोलता हूं भाई समन केस पे लगता है ये। तुम पढ़ के देखो तो यही है, पढ़ के देखो, ये लिखा ना, नॉट पनिशेबल विद डेथ, नॉट पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, नॉट पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। तो ये जो वारंट केस नहीं है वो समन केस ही तो है। अरे वारंट केस में थोड़ी स्पीडी ट्रायल होगा यार। स्पीडी के चक्कर में कहीं फांसी किसी को चढ़ा दिया तो बस उतना स्पीड से वापस थोड़ी आएगा, है कि नहीं। और हद तो तब देखो, स्पीडी ट्रायल में सिर्फ वही प्रॉपर्टी का केस लिया जाएगा जिसका वैल्यू कहां तक है। समझ गया भाई मैं? 2000 का बताइए, मतलब यहां 4 लोग बैठ जाएं तो 2000 का पिज्जा खा जाएं, खा ही लेते हैं। पिज्जा है, कोल्ड ड्रिंक है, उसके बाद और भी चीजें, गार्लिक ब्रेड है। हाँ, तो आज अब मैंने बोल दिया, कुछ लोग के मुंह में पानी आ गया। सर 50 रुपया वाला पिज्जा खोजेंगे कहीं ना कहीं, 60 का मिल रहा, 80 का मिल रहा, मुझे मालूम है सब। आइए अगला, समरी ट्रायल कौन कर सकता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। लेकिन याद रखिएगा, उसको पहले हाई कोर्ट से क्या मिलना चाहिए? परमिशन, तभी, अदरवाइज नहीं। चलो इधर आ जाओ। तुमको बोला गया फाइन जमा करो। क्या जमा करो? फाइन। लेकिन तुमने फाइन जमा नहीं किया, तो फाइन के बदले क्या मिलेगा? इम्प्रिजनमेंट। अरे आप फाइन नहीं जमा करोगे तो क्या करेगा बताओ? जेल भेज देगा। तो याद रखिएगा, अगर आपने क्या नहीं पे किया? फाइन पे नहीं किया, तो उसके बदले क्या मिलेगा आपको? जेल। और जेल कितना हो सकता है? सुनो आप, जेल याद रखिएगा मैक्सिमम 1/4 हो सकता है। 1/4 का मतलब, सुनो इधर देखो, इधर देखो, उस ऑफेंस के लिए जितना भी जेल हो सकता था उसका 1/4। एग्जाम्पल सुनो, एक तो सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो क्रिमिनल केस है, तो क्रिमिनल केस में ऐसे था, इधर देखो, 5000 फाइन, 5000 फाइन, ठीक है, एंड 2 साल की सजा, ऐसा लिखा हुआ था। तो देखो सजा मैंडेटरी है, सजा मैंडेटरी होते ही क्या हो गया? ये क्रिमिनल केस। अब तुम पर दोनों लगा दिया, 5 साल का फाइन, सॉरी 5000 का फाइन लगा दिया और 2 साल का जेल। लेकिन आपने फाइन जमा नहीं किया, तो चलो 2 साल तो यहीं पे मिल गया तुमको जेल भाई। अब 2 साल में फाइन के बदले जोड़ो, फाइन के बदले कितना जोड़ोगे? 1/4। 1/4 ऑफ 2 कितना आएगा? 6 महीने। तो प्लस 6 मंथ, तो बताइए तो जेल कितना होगा ऐसा मिला के? 2.6 ईयर्स। ये 2.6 ईयर्स लिखेंगे ऐसे? 2.5 ईयर्स ना, 2.5 ईयर्स। ये समझ में आया कैसे कैसे मैंने क्या क्या लिखा? जो ऑफेंस उसने किया उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट क्या था? 2 साल। अरे मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल, तो 2 साल तो पहले सुना दिया था और फाइन भी सुनाया हुआ था, पर तुमने फाइन जमा किया नहीं, तो फाइन के बदले इम्प्रिजनमेंट होगा। इम्प्रिजनमेंट कितना होगा? मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4। मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है? 2 साल का 1/4, 6 महीने तक हो सकता है। मैंने 6 मंथ पूरा ही लिख दिया, 6 मंथ तक मैक्सिमम 1/4 है। क्या है ये? मैक्सिमम 1/4। छह मंथ कैसे हो गया जल्दी बताइए? इसका हो गया 1/4। ये मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम,
इसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट। क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट। मतलब तुमने फाइन नहीं दिया तो उसके बदले क्या होगा? जेल। सिविल केस में होती क्यों नहीं होती है? सिविल केस में फाइन नहीं भरोगे तो क्या होगा? मैं तो इंतजार थोड़ी करता रहेगा, लेकिन पहले बहुत कोशिश करता है कि तुम लोग पहले घर भेज देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिल रहा तो क्या करेगा? जेल भेजेगा। क्या हो सकता है? जेल को क्या करें? जेल को कैश करवा लिए? कभी नहीं। ये कह रहा उल्टा हो सकता है कि जेल को, कि जेल है 2 साल का जेल है, 2 लाख रुपया ले लो, जेल छोड़ दो। ना ना ना, अगर ऐसे होने लगा तो अमीर लोग तो कभी जेल नहीं जाएंगे। अमीर लोग तो कभी भी जेल नहीं जाएंगे ना, उनके पास तो बहुत पैसा है। तब एक लिमिट होता है अमीरी का भी। अब लालू प्रसाद यादव को तो जेल जाना ही पड़ा ना, इतना पैसा होने के बावजूद भी। चलिए हटाऊं? ठीक, चलिए आगे। सर्च वारंट सुना है? सर्च वारंट क्या होता है? क्या होता है सर्च वारंट में? घर की तलाशी। जरूरी है घर की तलाशी सिर्फ होगी? ये जो छापा पड़ता है तो वो भी तो एक तरीके का सर्च वारंट जैसा हुआ, नहीं हुआ? ऑफिस की भी हो सकती है ना? चलिए सुनिए इधर। तुम लोग मेरे पर क्यों हंस रहे हो? समय से कुछ याद आ गया क्या तुम लोगों को? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आइए। सर्च वारंट सुनिए। सर्च वारंट कब इशू होता है? अगर कोर्ट को शक है, कोर्ट को क्या है? शक है कि एक पर्सन को हमने क्या भेजा था? समन, या हमने ऑर्डर इशू किया था कि इतने तारीख को ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आ पाओ, लेकिन वो आदमी वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आता नहीं है, या उसको लग रहा है कि शायद वो आएगा नहीं, जैसे भागा हुआ है तो आएगा नहीं, तो ठीक है भाई, उसे घर का क्या करा लो? सर्च। घर में रखा होगा ना, या जहां जहां उसका ठिकाना होगा सबको सर्च कर लीजिए। अभी मनीष सिसोदिया के घर पे सर्च नहीं हुआ है? सर्च हुआ। अब पता नहीं क्या मिला क्या नहीं मिला, मुझे नहीं मालूम, है ना? उसके जो बैंक है, बैंक के लॉकर का भी सर्च हुआ कि लॉकर में तो कुछ नहीं रखे हुआ है ना? चलिए अगला। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट और थिंग कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के घर पे है, अब उसे घर से कैसे निकाला जाए भाई? तो सर्च वारंट इशू कर देगा, पुलिस जाएगी, पूरे घर को सर्च करके निकाल लेगी, है कि नहीं? अगला, कोर्ट को ऐसा लगता है कि इंक्वायरी या ट्रायल के लिए ये जरूरी है कि एक बार जनरल सर्च और इंस्पेक्शन कराया जाए। आप जानते हैं सर्च से तो मिलता है सब कुछ। सर्च ना हो तो कहां पता चलेगा ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ? जब घर का सर्च होता है तो क्या से क्या निकलता है? अच्छा, सर्च सिर्फ ये सीआरपीसी में हो रहा है या इनकम टैक्स एक्ट में भी होता है? जीएसटी में भी होता है, ठीक है? तो जीएसटी में भी होता है, इनकम टैक्स एक्ट में भी होता है, और सीआरपीसी में भी होता है। सीआरपीसी में तब होगा जब क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, लेकिन जीएसटी में तब हुआ होगा, अरे यार तुम लोग, जब, हाँ, जब लग रहा है कि जीएसटी लॉ का कंप्लाइंस नहीं हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट में तब होता है जब इनकम टैक्स का क्या हुआ? इवेजन हुआ है। तो सर्च जगह जगह होता है। आइए अगला। हाँ चलिए अगला। हाँ जी, अच्छा, लेकिन ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। कुछ लोग एग्जेम्प्टेड हैं। जैसे कौन लोग एग्जेम्प्टेड हैं? याद रखिए, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, पार्सल या अदर थिंग जो किसके कस्टडी में है अभी? पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। तो याद रखिएगा, फिर वहां पे ये लगेगा नहीं, यहां पे सर्च वारंट नहीं लगेगा। अरे ये तो खुद ही सरकार है, सर्च वारंट इशू करने की क्या जरूरत है? कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा, वो जमा कर देगा। नहीं समझ में आया आपको? क्योंकि सुनिए, पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी जो है, जैसे पोस्ट ऑफिस, क्या उसमें सिर्फ एक आदमी का कुछ रखा हुआ है कि बहुतों का रखा हुआ है? अब सब आप सर्च वारंट इशू करोगे सबका चेक हो जाएगा, ये तो गलत बात है ना। ऐसे भी ये सब सरकारी है, देखिए सब क्या है, बैंक है जैसे, ये सबके सब सरकारी हैं। आपको सर्च वारंट इशू करने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक डिपार्टमेंटल ऑर्डर पास करो तो भी वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देंगे। चलिए आइए,
एक केस में और सर्च वारंट इशू हो सकता है, बोलो कब? डीएम को, एसडीएम को या मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को ऐसा लगता है कि किसी पर्सन को क्या कर लिया गया है, कन्फाइन। किसी पर्सन को क्या कर लिया गया है, कन्फाइन। तो याद रखिएगा उस केस में भी सर्च वारंट इशू हो सकता है और उस आदमी को छुड़वाया जा सकता है जिसको कन्फाइन करके रखा गया है। कन्फाइन का मतलब कैद करके रखा गया है। अब जैसे मैं बताता हूं, एक छोटा सा केस मेरे साथ हुआ था। एक समय में मेरे यहाँ एक स्टाफ था, उस स्टाफ ने मेरे घर से कुछ पैसे की चोरी कर ली। पैसे की चोरी कर ली तो मेरा बाकी स्टाफ उसको पकड़ के उसको रात भर के लिए हमने अपने ऑफिस में बंद कर दिया और बाकी स्टाफ को जो करना था किया। लेकिन उसमें देखिए, यही कहते हैं ना कि बेवकूफ़ लोग जो दुनिया में होते हैं उसको चढ़ाने वाले 100 लोग होते हैं। उसमें पता नहीं कि उसके घर परिवार में कोई सीए था कि कौन था। उसी दिन से मेरा थोड़ा और मामला बिगड़ा इस प्रोफेशन को लेके। उस सीए उसको भड़का दिया कि जाओ पुलिस में केस कर दो नीतीश कुमार जायसवाल के खिलाफ कि इसने किडनैप कर लिया। उसने केस कर दिया और ये जो गरीब लोग सब होते हैं उसका जल्दी केस लेता है वो लोग, क्योंकि उसको अमीर से पैसा लेना होता है और कुछ नहीं। जस्टिस कहीं नहीं इस देश में। बस इसको क्या लेना है, तो पुलिस को पता चलता है कि अच्छा बड़ा आदमी है, पैसा लो और केस बनाओ मजबूत जिससे कि और पैसा निकाले वो। मैं यहाँ क्लास लेके ऑफिस गया तो पुलिस सब आई भी है, 10-20 पुलिस पहुंची भी। मैंने पूछा क्या हुआ भाई? तो बरामद हो गया। मैंने कहा क्या बरामद हो गया भाई? मेरे यहाँ से क्या बरामद कर लिया तुमने? तो बोला कि ये जो लड़के को आपने रखा हुआ है और ये बरामद हो गया। मतलब ऐसा लाइन बोल रहा है जैसे मैंने किडनैप करके रख लिया। फिर मैंने उसको बोला, सर आपको थाने चलना पड़ेगा। बाकी अब लक्ष्मी नगर है तो सब जानता ही है। तो कहा सर आपको थाने चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो मैं आता हूँ पीछे से। कहा नहीं सर आप थोड़ा गाड़ी में चल लेते हैं, चूँकि वहाँ एसएचओ साहब चाह रहे थे और ये सब। मैंने कहा गाड़ी में तो नहीं जाऊँगा, मैं पीछे से आ रहा हूँ, तुम निकलो। तो वो गया पहले। अब मेरी दीदी भी IAS ऑफिसर है तो इतना तो बनता ही है। तो वो गया वो। फिर मैं पीछे से रिक्शा पे बैठ के गया है ना। रिक्शा से आराम से बैठ के मैं थाने पहुंचा। थाने पहुंचने के बाद शुरू हुआ कहानी कि भाई ये तो अपहरण का केस है, ये है SHO DM SM बोलने लगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इधर ही बैठा हुआ हूँ। मैनेजर को बोला कल का क्लास ऑफ करो, इधर ही बैठूंगा। ठीक है। मैंने कहा यार दिन 24 घंटे तो मैं लॉ पढ़ाता हूँ, तो मुझे समझा रहा है। मैंने बोला किडनैपिंग का केस तब लगता है जब 24 घंटे से ज़्यादा हो। 24 घंटा भी हुआ भी नहीं है। दूसरा बात है CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसको हम खाना खिला रहे हैं। किडनैपिंग कहाँ से हो गया? ओपन प्लेस में किडनैपिंग होता है, मुझे समझा रहे हो तुम? अरे नहीं सर ये हो गया, अब आपका समझते नहीं है, ये हो गया DM SP तक पहुँच गया, CM PM तक पहुँच गया। मैंने अच्छा इधर ही हूँ बैठा हुआ। एक्चुअली वो ये समझते हैं कि देखते कितना परेशान करते हैं। जैसे और आदमी रहेगा, अरे बाप रे जल्दी पैसा दे दो, परेशान हो रहा है। मैंने कहा इधर ही बैठ। मैनेजर को मैंने बोला कि यार तुम क्लास ऑफ करो, इधर ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, घर पे रहूँगा, यहाँ रहूँगा, बात बराबर है, क्या दिक्कत? काफ़ी देर बैठा रहा। उसके बाद फिर शुरू हुआ कहानी, इतना लूँगा, फिर इतना लूँगा, फिर इतना लूँगा, करते 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 वो इतना तक पहुँच, मतलब इतना से इतना पे पहुँच गया। मैंने बोला कि फिर मेरा स्टाफ मैनेजर सब बोला कि सर हम लोग का थोड़ा ख्याल भी रखता है, ये लोग कुछ केस वेस होता तो देख लेता है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको कुछ दो। मैंने कहा ये कुछ यहाँ ले लो, कुछ ऑफिस में आके ले लेना, पैसा नहीं है। फिर मैं आराम से रिक्शा पे बैठ के वापस आ गया। आप समझिए कि ऐसे उस सर्च वारंट इशू कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो सर्च ही तो किया एक तरीके से। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये सारी कहानी देखिए, ज़िंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं पैर खींचने वाले 100 लोग मिलते हैं। मैंने तो बहुत अर्ली एज में बहुत सारा कर लिया, छापा पड़ ही गया, पैसा चोरी हो ही गया, कोरोना झेल ही लिया। बहुत जब मेरे पर छापा मारा था वो GST वाला, पता नहीं था, वो खुद बोला था कि काफ़ी यंग एज में आपके ऊपर छापा पड़ गया। हम लोग इतने जगह छापा मारते हैं, इतना यंग एज का कोई नहीं मिलता हमें। मैंने कहा करो भाई, तुमको जो करना करो ना यार, ये क्या बोल रहे हो? छापा तो मार ही दिया ना, छापा मारने से पहले सोचना चाहिए था। लो भाई खोजो क्या निकलता है, खोज लो, है कि नहीं? पर निकला तो कुछ नहीं। तो ये सारी कहानी। हाँ ये है कि मैं GST में फिर रजिस्टर्ड हो गया। मैं उस समय GST में रजिस्टर्ड था ही नहीं। अपने बच्चों के बेनिफिट के लिए भी GST में रजिस्टर्ड होते फीस बढ़ जाता है। अब 18% फीस नहीं बढ़ जाएगा बताओ? और जो छोटे कोचिंग हैं जिनका टर्नओवर ही उतना नहीं है, वो GST में रजिस्टर्ड ही नहीं। पर ये गलत है, मेरा मानना सबको GST में रजिस्टर्ड होना चाहिए या किसी को नहीं होना चाहिए। ये गरीबी और अमीरी क्या कर रहे हैं आप? तो ये एक छोटा सा चैप्टर था जो हो गया खत्म।
ऐसे लास्ट वाली कहानी तुम्हें ज्यादा अच्छी लगी होगी नहीं?